आज हम एनालाइज करने वाले हैं 3 बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को। अगर आप देखोगे मोर देन 25 से ज़्यादा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने अभी तक टॉप परफॉर्म करा है अपने सेगमेंट के अंदर, उन सबको एनालाइज करने के बाद ये जो 3 म्यूचुअल फंड्स हैं, ये बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड निकल के आए हैं और इसके लिए हमने 8 पैरामीटर्स को मेनली कंसिडर करा है, जिसको मैं आपके साथ जल्दी से शेयर करता हूँ। सबसे पहला पैरामीटर हमने कंसिडर करा है जो कि है शार्प रेशियो, जिसको हम कहते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, कि बाजार के अंदर कितना रिस्क है और उसको एडजस्ट करके कितना रिटर्न आप कमा पाओगे। जितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ज्यादा है उतना ज्यादा बेटर है कि आप रिटर्न ज्यादा ले रहे हो लेकिन उसके अगेंस्ट आप रिस्क भी कम ले रहे हो। उसी के साथ साथ नेक्स्ट है हमारा वोलेटिलिटी, की बाजार के अंदर जितनी वोलेटिलिटी आती है तो क्या म्यूचुअल फंड भी उतना ज्यादा वॉलेटाइल होता है या फिर नहीं होता, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाजार ऊपर जा रहा है वो म्यूचुअल फंड नीचे जा रहा है आपका। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा बीटा, अगर बाजार नीचे गिरता है तो क्या ये म्यूचुअल फंड्स ज्यादा नीचे गिरते हैं या फिर कम नीचे गिरते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा गिरते हैं तो वोलेटिलिटी वहां पे ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी। अल्फा भी हमने कंसीडर करा हुआ है कि अगर बाजार हमारा 1% चलता है तो क्या उससे ज्यादा जो हमारा म्यूचुअल फंड है इन अ सस्टेनेबल मैनर्स क्या ज्यादा चलता है या फिर नहीं चलता। इसी के साथ साथ हमने लिया हुआ है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, कि एक साल के अंदर ये म्यूचुअल फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो को चेंज करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो लगातार चेंज करते रहेंगे तो उससे जो आपके टैक्सेस हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं और इसी के साथ साथ जो ट्रांजैक्शन फीस है उसके अंदर भी काफी मेजर इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, जिस वजह से जो आपका रिटर्न है वो स्लाइटली कम हो सकते हैं। ज्यादा टर्नओवर रेशियो से एक और मेजर प्रॉब्लम आती है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो कि 5 साल 7 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए मेजर इश्यू हो जाता है बिकॉज वो पोर्टफोलियो को ट्रैक नहीं कर पाते। इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो हमने देखा है कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस के अंदर, कि भाई कितना कंसिस्टेंट कंपाउंडर ये म्यूचुअल फंड है, रेगुलर बेसिस पे अपने इन्वेस्टर्स के लिए क्या लगातार इसने पैसा बनाया है 1 साल 3 साल या फिर 5 साल में, या फिर ये मेन लेवल पे अंडर परफॉर्म ही करता है। और इसी के साथ साथ हमने लिया है ड्यूरेशन, कि ये सारे के सारे जो म्यूचुअल फंड हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इसमें एटलीस्ट 7 ईयर्स से ज्यादा के लोग ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो स्मॉल कैप होता है वो अपने आप में काफी ज्यादा रिस्की होता है। इवन अगर आप कितना भी अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वाला म्यूचुअल फंड निकाल लो, अगर बाजार गिरेगा तो वो अंडर परफॉर्म करेगा ही करेगा ओवरऑल सेगमेंट को। सो इसी वजह से एटलीस्ट जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो 7 ईयर प्लस होना चाहिए आपका, अगर आप आज के डेट में भी एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हो या फिर अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर एक नई एसआईपी खोलना चाहते हो। जब हमने ये सारे सारे पैरामीटर्स लगाए और उसके बाद एनालाइज करा ये सारे के सारे 25 म्यूचुअल फंड्स को, तो जो रिजल्ट निकल के आया है वो शॉकिंग निकल के आया है। बिकॉज यहाँ पे रिटर्न्स एक डेफिनेटली पैरामीटर था हमारा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड हमने पिक नहीं करे हैं। तो जो सबसे पहला म्यूचुअल फंड आ रहा है जो कि थर्ड नंबर का म्यूचुअल फंड होगा हमारा, जिसने थर्ड पोजीशन सिक्योर करी है इन सारी एनालिसिस के बाद, वो है कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अगर आप इसके रिटर्न्स देखोगे 5 साल के, तो 5 साल के अंदर इस म्यूचुअल फंड ने 34.97% के सीएजीआर से रिटर्न बनाए हैं। वहीं पे जो 3 साल है उसके अंदर इसने 24.36% के सीएजीआर से रिटर्न बनाए हैं। एक साल के जो रिटर्न है 42.19% के रिटर्न, जो कि शानदार रिटर्न है। इवन वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न्स के अंदर से ये कंसीडर किए जाते हैं अगर हम यहाँ पे रिस्क एडजस्ट करते हैं तो। अगर हम स्कीम की बात करें कि कितना पैसा आपको देना पड़ेगा इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो कोटक के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 0.49% का एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा और जो एग्जिट लोड है वो करीब करीब 1% के आसपास का है। वहीं पर जो एयूएम साइज है वो भी काफी स्मॉल है, करीब करीब 17,000 करोड़ के आसपास। तो अगर आप ओवरऑल कंपेयर करोगे तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर इतना एयूएम होना स्मॉल कैप के अंदर डेफिनेटली हम स्मॉल में कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम इसके पोर्टफोलियो को एनालाइज करते हैं तो पोर्टफोलियो के अंदर इक्विटी इन्होंने 96.29% होल्ड करी हुई है और इनके पास जो कैश है 3.71% के आसपास है। अगर हम सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ऑटो पार्ट्स, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, होम इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस, आईटी सर्विसेज और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के अंदर इन्होंने मेनली इन्वेस्ट करा है और आपका जो पोर्टफोलियो है इस तरीके से डाइवर्सिफाई होता है। करंट होल्डिंग की बात कर लें, बिकॉज जो पैसा बनेगा वो करंट होल्डिंग से बनेगा, तो यहां पर आपको देखना जरूरी हो जाता है। सो टेक्नो इलेक्ट्रिक इसके अंदर सबसे पहली होल्डिंग है, उसका साइंट आती है, ब्लू स्टार आती है, रत्नमानी मेटल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसी के साथ साथ सीयू देखने को मिलेगा, सेंचुरी प्लाईबोर्ड देखने को मिलने वाला है और इसी तरीके के आपको काफी सारे स्टॉक्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे जो कि शानदार हैं। अगर आप ओवरऑल पोर्टफोलियो को देखोगे तो वेल डाइवर्सिफाइड आपको पोर्टफोलियो देखने को मिल रहा है और स्मॉल कैप के अंदर अगर आपका पोर्टफोलियो काफी ज्यादा वेल डाइवर्सिफाई होता है तो उसके अंदर आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफी ज्यादा अच्छा मिलता है। सो अगर किसी को एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहिए जो कि आने वाले फ्यूचर के लिए भी आपके लिए रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छे बना पाए, सो कोटक स्मॉल कैप आपकी थर्ड पोजीशन पे जरूर हो सकता है। जिसने सेकंड पोजीशन सिक्योर करी है इन सारे पैरामीटर्स के बाद वो है एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड।
एसबीआई की बात कर लें तो 5 साल के अंदर 31.31% के सीएजीआर से रिटर्न दिए हैं। अगर हम 3 साल की बात करें 26.12% के, और 1 साल के अंदर 38.97% के सीएजीआर से रिटर्न दिए हैं। सो जो रिटर्न है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, बिकॉज़ जो बेंचमार्क है इसने उसको बीट करा है ज़्यादातर केसेज़ के अंदर। इसी के साथ-साथ वोलेटिलिटी भी कम है, और अगर किसी को लॉन्ग टर्म एसआईपी करनी है तो अभी के लिए ये म्यूचुअल फंड बेस्ट दिख रहा है। अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें, तो अगर आपको एसबीआई में इन्वेस्ट करना है तो आपको 0.65 के आसपास एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। वहीं पर जो एग्जिट लोड है 1% के आसपास है, और जो एयूएम है वो 32,000 करोड़ के आसपास है। तो जो एयूएम साइज है वो भी आपको मिड से लार्ज कैप कैटेगरी का देखने को मिल रहा है, और जहां पे एयूएम बड़ा होता है, फंड मैनेजर थोड़ा सा ज्यादा सीरियस लेता है डेफिनेटली उस फंड को। और कहीं ना कहीं जो एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, अगर आप 10 साल की पिक्चर उठा करके देखते हो, तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर इसने कंसिस्टेंट रिटर्न आपको दिए हैं। म्यूचुअल फंड कभी अंडर परफॉर्म करेंगे, कभी आउट परफॉर्म करेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर आप रिटर्न पर्सपेक्टिव से देखोगे इन अ लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी, तो इसने अपने बेंचमार्क को बीट करा है। अगर हम पोर्टफोलियो पे चलें तो पोर्टफोलियो के अंदर 89.49% इन्वेस्ट करा हुआ है इन्होंने इक्विटी में, और कैश इनके पास डेफिनेटली इस समय पे थोड़ा ज्यादा है, जो कि है करीब करीब 10% के आसपास। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इनको लगता होगा कि यार बाजार ओवर वैल्यूड है, या इन्हें अभी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही बाजार के अंदर कोई अच्छी, इस वजह से इन्होंने कैश होल्ड करा है, जो मोस्ट प्रोबेबली ये डिप्लॉय कर देंगे बाजार के अंदर जब इन्हें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखेगी तब। अगर सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मिसलेनियस इनके पास 10% है, होम इलेक्ट्रॉनिक्स इनके पास 9% है, होम कंपोनेंट है इनके पास, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड डाइवर्सिफाइड केमिकल इनके पोर्टफोलियो में दिखता है, जो कि अगर आप करंट बाजार के अंदर देखोगे तो एक डिसेंट तरीके से परफॉर्म कर रहा है, एक अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अगर करंट होल्डिंग को एनालाइज करें तो कालपुत्र प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर सबसे बड़ा स्टेक होल्ड करता है, ब्लू स्टार है, जन जीईटीईडी इंडिया है इसके अंदर, फिनोलेक्स इंडस्ट्री, वर्लपूल, सीएमएस इन्फो देखने को मिलेगा आपको, इसी के साथ साथ सीयू देखने को मिलेगा, और ऐसे ही काफी सारे होटल कंपनी देखने को मिल रही है, और इसी के साथ साथ आप देख सकते हो कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसी कंपनीज देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल तरीके से अगर हम इसके पोर्टफोलियो को भी एनालाइज करें तो वेल डाइवर्सिफाइड, वेल स्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो आपको अगर चाहिए तो एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में जरूर हो सकता है। इन सारे पैरामीटर्स को चेक करने के बाद जो नंबर वन पोजीशन होल्ड करता है, जो अनबीटेबल है, हर एक कैटेगरी में ये नंबर वन और नंबर टू की पोजीशन हमेशा यूज करता है। तो बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले कमेंट बताओ कि आपको क्या लगता है नंबर वन पोजीशन कौन से म्यूचुअल फंड ने होल्ड करी होगी। सो जो म्यूचुअल फंड है नंबर वन पोजीशन पे वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अगर आप 5 साल की बात करोगे तो करीब करीब 38.75% के सीएजीआर से रिटर्न है, 3 साल के अंदर 33.92% के, और 1 साल के अंदर 50.28% के रिटर्न, जो कि काफी ज्यादा तगड़ा रिटर्न है। इवन अपनी कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न्स में से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न निकाल करके दिए हैं। अगर हम पोर्टफोलियो एनालिसिस करें तो पोर्टफोलियो में 95.91% के आसपास इक्विटी में पैसा गया हुआ है, कैश इनके पास 4.08% के आसपास है। अगर हम सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इंडस्ट्रियल मशीनरी, आईटी सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, और उसी के साथ साथ डाइवर्सिफाई केमिकल जैसे सेक्टर्स के अंदर इस म्यूचुअल फंड ने पोजीशन बिल्ड करी है। करंट होल्डिंग पैटर्न्स अगर हम चेक करने की कोशिश करें, एचडीएफसी बैंक आपको देखने को मिलेगा, किर्लोस्कर ब्रदर्स देखने को मिलेंगे, ट्यूब इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी, वोल्टेम देखने को मिलेगा, अपार इंडस्ट्री, भारत हैवी इलेक्ट्रिक, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा, और इस तरीके से काफी सारे स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। इस पोर्टफोलियो को अगर आप अच्छे से एनालाइज करोगे तो आपको एक चीज दिखेगा, जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा किसी भी एक स्टॉक के ऊपर नहीं है, तो इसी वजह से जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो ज्यादा मिलेंगे। देखो जब बाजार ऊपर जाता है और अगर आपका पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड है तो वन वे में ऊपर जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो स्टॉक्स चल रहे होंगे। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड है तो वहां पे रिस्क भी इस वजह से बढ़ जाता है कि अगर वो स्टॉक्स नहीं चले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका जो म्यूचुअल फंड है वो अंडर परफॉर्म करना लगेगा। और इसी वजह से अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसमें क्वांट क्यों नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं है बिकॉज उसका बीटा काफी ज्यादा हाई है, इसी के साथ साथ शार्पन रेशियो उसका हाई है, उसी के साथ साथ टर्नओवर रेशियो हाई है। सिर्फ और सिर्फ रिटर्न के पर्सपेक्टिव से हम क्वांट को इसमें नहीं रख सकते थे, और इस वजह से निप्पॉन इंडिया यहाँ पे है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में तो लो है ही, इसी के साथ साथ यहाँ पे जो रिटर्न्स हैं वो भी काफी ज्यादा बेस्ट हैं। सो अगर किसी को रिस्क एडजस्टेड रिटर्न चाहिए तो उस केस के अंदर आप निप्पॉन इंडिया को कंसिडर कर सकते हो। निप्पॉन इंडिया से रिलेटेड एक मेजर मिथ है कि इसका जो एयूएम साइज है ये बढ़ जाएगा, तो इससे बेसिकली क्या होने वाला है। देखो जब एयूएम साइज बढ़ जाता है डेफिनेटली उससे आपके रिटर्न पे तो इम्पैक्ट आता ही है, क्योंकि स्मॉल कैप के अंदर आप बहुत बड़ी पोजीशन नहीं ले सकते किसी भी स्टॉक के अंदर। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि बाजार इस समय पे ऑल टाइम हाई के आसपास है, और इस वजह से जो एयूएम है वो एक्सपेंड हुआ है। क्यों? क्योंकि जो इनका पैसा है वो बढ़ रहा है। जब हमारी बाजार नीचे जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन जरूर आने वाला है, और उस वजह
वजह से जो इसका एयूएम है वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बिकॉज़ नए इन्वेस्टर बाज़ार के अंदर तब आते हैं जब बाज़ार भाग रहा होता है और इसी के साथ-साथ एक्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के भी पैसे एक्सपेंड हो रहे होते हैं। तो एकदम से एयूएम बढ़ जाता है और सेम इसका उल्टा होता है जब बाज़ार नीचे जाता है, जितने नए इन्वेस्टर्स आते हैं वो पैसा निकाल के ले जाते हैं लॉस के अंदर और इसी के साथ-साथ जो एयूएम है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो एयूएम को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगले 5-6 साल के लिए मुझे लगता है ये एटलीस्ट मैनेज कर लेंगे और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपके लिए ज़्यादा निकाल के ला पाएँगे। अगर आपको इस तरीके की वीडियोज़ पसंद आती है, एफर्ट पसंद आते हैं, एनालिसिस पसंद आता है तो डेफिनिटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।